तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यू चैनल में। तो जो पहले हमारा चैनल था शाइन अवार्ड विद आरजी, तो वो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हमें उसे बंद करना पड़ा था, इसलिए हम लोगों ने इस नए चैनल को क्रिएट किया है। और उस चैनल के जितने भी आगे की आपकी वीडियोस थी, मतलब कि जो भी आपके आगे का सिलेबस था, वो सारा कुछ अब इस चैनल पर आएगा। सारी की सारी वीडियोज़ अब यहाँ पर आएंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि सभी वीडियोज़ आपको मिल जाए। तो चलिए हम लोग बकवास छोड़ते हुए जो है हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो भी है। तो जो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं वो हम लोग क्लास 12 का जो आपका शिक्षा शास्त्र का खंड खा है उसका जो चैप्टर 3 है रुचि, अवधान तथा शिक्षा। तो इससे के जो हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर वो सारे देख चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है थोड़ा सा पेन हम लोग लाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो उनका फर्स्ट क्वेश्चन है, रुचि का अर्थ स्पष्ट कीजिए, छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की विधियों का वर्णन कीजिए। मतलब कि जो हमारा रुचि होता है वो क्या होती है, उसका हमें अर्थ बताना है और छात्रों में हम रुचि कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, हमें इस विधि का वर्णन करना है। तो सबसे पहले हम लोग रुचि का अर्थ एवं परिभाषा देखेंगे। तो रुचि अवधान का अंतरण प्रेरक है। तो क्या बताया जा रहा है, जो रुचि है वो अवधान का ही एक रूप माना जाता है, या जो रुचि और अवधान है वो एक दूसरे के प्रेरक होते हैं। रॉस के अनुसार, जो हमारे एक विद्वान हैं जो कि बहुत ही विख्यात हैं, जो कि हैं हमारे रॉस, तो इनके अनुसार जो रुचि है, रुचि का अर्थ है लगाव अथवा जिस वस्तु के प्रति हमारा लगाव होता है, हमारी उसमें हमारी रुचि होती है। क्या बताते हैं रॉस कि जिस वस्तु में हमारा लगाव होता है उस वस्तु में हमारी रुचि होती है या फिर उसमें ज़्यादा होती है। एक किशोर का लगाव पाठ्य पुस्तकों की अपेक्षा उपन्यास में अधिक होता है। मतलब क्या बताया जा रहा है, जैसे एक किशोर बालक, मतलब की जो किशोरावस्था होती है उसमें जो बच्चे होते हैं तो उनका जो पाठ्य पुस्तक, जो उनके सिलेबस की बुक्स होती है ना, उसमें उनका ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। उसकी अपेक्षा क्या होता है, उनको स्टोरी बुक्स में होता है, जो भी अच्छी अच्छी कहानियाँ होती हैं उनको पढ़ने में उन्हें ज़्यादा मज़ा आता है। इस प्रकार यह लगाव ही रुचि होता है। तो यही बताया जा रहा है, जो ये लगाव होता है ना, यही हमारा रुचि कहलाता है। रुचि में अंतर करने की भावना होती है। हम किसी वस्तु में इस कारण रुचि रखते हैं क्योंकि उसे अन्य वस्तुओं से अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। ठीक है, ये थे हमारी रुचि की डिफिनेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम लोग देखेंगे कि रुचि की कुछ अन्य परिभाषाएं, जैसे कि जो हम लोग के बहुत सारे विद्वान होते हैं वो कुछ परिभाषाएं देती हैं, तो उनको हम लोग को देखना, उन्हें लर्न रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो होती है आपके एमसीक्यू में आ जाती है, वन लाइनर में आ जाती हैं। ऐसे पूछ लिया जाता है कि ये परिभाषा किस विद्वान ने दी थी, किस शिक्षा शास्त्री ने दी थी, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो जो पहले हमारे क्रो एंड क्रो, मतलब कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार रुचि उस प्रेरक शांति को कहा जाता है, शक्ति को कहते हैं। मतलब कि जो रुचि होती है उस प्रेरक, उस शक्ति को कहते हैं जो हमें किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी क्रिया के प्रति ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। उसके बाद जो सेकंड है हमारे, वो हैं डॉक्टर एम.एस. माथुर। तो इन्होंने क्या कहा है, रुचि को प्रेरक शक्ति कहा जाता है जो हमारे ध्यान को एक व्यक्ति, वस्तु या क्रिया की तरफ उन्मुक्त करती है, या इसे प्रभावपूर्ण कहा जा सकता है जो स्वयं ही अपनी सक्रियता से उत्तेजित होती है। तो जो इन लोगों की डिफिनेशन होती है ये मैक्सिमम जो है हल्की हल्की एक दूसरे से मिलती है, लेकिन इनमें थोड़ा सा चेंजेस होता है, जिसको आपको ध्यान रखना होता है कि ये किस जो है शिक्षा शास्त्री या किस विद्वान की जो है डिफिनेशन है। उसके बाद है भाटिया के अनुसार, तो रुचि का अंतर है, मतलब कि इन्होंने बताया है रुचि का अर्थ है अंतर करना। हम वस्तुओं में इस कारण रुचि रखते हैं क्योंकि हमारे लिए उनमें और दूसरी वस्तु में अंतर होता है, क्योंकि उनका हमसे संबंध होता है। तो ये थी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे उपयुक्त विवरण द्वारा रुचि का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। रुचियों में दो प्रकार, मतलब जो रुचि है उन्हें हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। जो पहला है वो है जन्मजात रुचियाँ और दूसरा होता है अर्जित रुचियाँ। अब ये जन्मजात और अर्जित रुचियाँ क्या होती हैं, ये हम लोग जो है देख चुके हैं पहले ही। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग बालकों में रुचि उत्पन्न करने के उपाय। जो बालक होते हैं उनमें रुचि हम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, तो बहुत सारे उसके उपाय हैं। जैसे पहला है, छोटे बालक सबसे अधिक रुचि अपने आप में लेते हैं। जो छोटे बालक होते हैं ना, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट अपने आप में खुद में होता है। जैसे कि उन्हें हल्की सी भी चोट लग जाती है तो वो रोने लगते हैं, उनको तुरंत भूख लगती है तो वो तुरंत ही रोने लगते हैं, उनको अपने से ज़्यादा लगाव रहता है। अतः किसी नीरस विषय को बालकों के अपने मन में संबंधित करके पढ़ाया जाए। छोटे बच्चों की रुचि मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती है, अतः अध्यापक को चाहिए कि पढ़ाते समय मूल प्रवृत्तियाँ, रुचियों को सुधारानुसार पाठ से संबंधित करें। तो मतलब जो छोटे बालक होते हैं उनकी जो रुचि होती है वो उनकी मूल प्रवृत्तियों में होती है। जैसे कि छोटे बच्चों को खेलना अच्छा लगता है, सोना अच्छा लगता है, रोना अच्छा लगता है, इस टाइप से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रुचि का आधार जिज्ञासा प्रवृत्ति है, अतः विषय के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना चाहिए। मतलब कि जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट आ रहा है, जिसमें हमें ये लग रहा है कि हाँ चलो हम लोग देखते हैं कि अब इसके आगे क्या होगा या फिर कुछ भी इस टाइप से, तो उसमें हमारी जो रुचि होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट आप लोग पढ़ सकते हैं। आपको इसका लिंक जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा इस PDF का, तो वहाँ से जाके आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद है सीखना या शिक्षा, मतलब शिक्षा या सीखना, इसे अधिगम भी कहते हैं।
में रुचि का महत्व क्या होता है। ये भी हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका कभी कभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो वास्तव में अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वे विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के प्रति रुचि जागृत करें और स्वयं भी शिक्षा कार्य में रुचि लें। मतलब कि क्या बताया जा रहा है कि जो वहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो अध्यापक होते हैं उनको ये सबसे पहले करना चाहिए कि जो बालक हैं उनको जो है अपनी उनके शिक्षा के प्रति उनकी रुचि जागृत करें। मतलब कि जब तक वो उनके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं जगाएंगे तब तक वो बच्चे खुद से कुछ पढ़ ही नहीं पाएंगे। और इसी टाइप से बताया गया है कि जो अध्यापक है उन्हें भी जो भी उनको पढ़ाना उसमें रुचि लेना आवश्यक है, जो अध्यापक और विद्यार्थी दोनों के लिए आवश्यक होता है। शिक्षा के क्षेत्र में रुचि का अत्यधिक महत्व और आवश्यकता है। रुचि में नितांत अभाव में शिक्षा की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल ही नहीं सकती। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद क्या बताया गया, इनके विपरीत यह भी सत्य है कि यदि किसी व्यक्ति विषय के प्रति रुचि जागृत हो जाए तो उस दशा में शिक्षा की प्रक्रिया सरल, उत्तम और शीघ्र संपन्न हो जाती है। मतलब कि अगर जो हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, किसी चीज़ में रुचि आ रही है, तो वो काम हम उसमें रुचि ना होने की अपेक्षा बहुत ही जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि उसमें हमारा मन लगने लगता है, तो हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उस कार्य को कर लेते हैं और बहुत ही तेज़ी से। रुचि में जिज्ञासा उत्पन्न होती है तथा जिज्ञासा से ज्ञान प्राप्ति के हर संभव प्रयास किए जाते हैं, अतः परिणाम स्वरूप ज्ञान भी प्राप्त कर लिया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षा के लिए रुचि आवश्यक है और महत्वपूर्ण है। आई होप आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है, अवधान का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा परिभाषा निर्धारित कीजिए, अवधान की विशेषताओं का भी वर्णन कीजिए। अब अवधान क्या होता है, मतलब कि अवधान क्या था, हमारा सीखना, सीखने को ही हम लोग अवधान कहते हैं। तो अवधान वह मानसिक क्रिया है जिससे हमारी चेतना किसी वस्तु या पदार्थ पर केंद्रित होती है। तो अवधान क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है जिससे कि जो हमारी चेतना होती है वो किसी वस्तु या पदार्थ पर जो है केंद्रित हो जाती है। उदाहरण के लिए हम किसी पार्क में बैठे एक गुलाब के फूल को देख रहे हैं। यदि पार्क में स्त्री, पुरुष, बच्चे, फव्वारे भी हमारी कुछ ना कुछ चेतना में हैं, परंतु हमने अपनी चेतना किस पे केंद्रित कर रखी है, उस गुलाब के फूल पे। बल्कि ऐसा होता है ना कि आप कहीं जाते हो और आपको कोई एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग लग जाती है और आप उसी को देखे जाते हो, भले ही साइड वाइड में बहुत कुछ कार्य हो रहे होते हैं। इस प्रकार चेतना का किसी वस्तु पर केंद्रित करना ही अवधान कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे अवधान की कुछ प्रमुख परिभाषाएं जो कि अलग अलग जो है शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा दी गई हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग की मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस है वो हम लोग देखेंगे। जो पहली है रॉस के अनुसार, इनके अनुसार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछी जा चुकी है कि रॉस के अनुसार जो है अवधान की डिफिनेशन बताइए। तो अवधान विचार की वस्तु को मन के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रकट करने की प्रक्रिया है। क्या बताया जा रहा है कि जो अवधान है वो विचार वस्तु को मन के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रकट करने की एक प्रक्रिया है। उसके बाद जो वैलेंटाइन है उन्होंने क्या बताया है, अवधान मस्तिष्क की शक्ति नहीं है वरन संपूर्ण रूप से मस्तिष्क की क्रिया या अभिव्यक्ति है। तो क्या बताया इन्होंने कि जो अवधान है वो मस्तिष्क की शक्ति नहीं है, बल्कि जो ये संपूर्ण मस्तिष्क के अंदर ही निहित है, ये संपूर्ण मस्तिष्क की क्रिया व अभिव्यक्ति है। उसके बाद जो है हमारे वो है मैकडूगल। तो मैकडूगल ने क्या बताया है, ज्ञानात्मक प्रक्रिया पर पड़े प्रभाव की दृष्टि से विचार करने पर अवधान एक चेष्टा या प्रयास भर है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि जब चेतना के समक्ष आने वाले पदार्थ में एकता स्थापित करने की चेष्टा की जाती है तो उस मानसिक प्रक्रिया को अवधान कहते हैं। अब जो अवधान की विशेषताएं हैं वो कौन सी है, जो पहला है वो है एकाग्रता। अवधान की जो सबसे प्रमुख विशेषता वो एकाग्रता ही है, क्योंकि हम लोग किसी चीज़ पर केंद्रित होकर उस चीज़ का अवधान करते हैं, उस चीज़ को सीखते हैं। जैसे अवधान किसी वस्तु पर चेतना को एकाग्र करना है, अतः अवधान के लिए चित्त की एकाग्रता परम आवश्यक होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मानसिक क्रियाशीलता। तो अवधान की जो दूसरी विशेषता है वो है मानसिक क्रियाशीलता। तो जो अवधान की एक प्रमुख विशेषता क्रियाशीलता है, बिना मस्तिष्क क्रियाशीलता के हम किसी वस्तु पर अवधान नहीं लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हमें गुलाब के फूल पर अवधान केंद्रित करना है तो इसके लिए हमें अपने मन को क्रियाशील करना होगा। उसके बाद है चयनात्मकता, मतलब कि हमें किसी चीज़ को चयन करना पड़ेगा उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। जिस वस्तु पर हम अवधान केंद्रित करते हैं उसका चयन अनेक वस्तुओं में से होता है। मतलब कि जहाँ पे आप बैठे हैं किसी चीज़ को सीखने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें अवधान करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तभी भी आप सोचते हो कि हाँ मुझे इसी चीज़ को सीखना है, तो ये होती है चयनात्मकता। उसके बाद होता है प्रयोजनशीलता। तो इसमें क्या होता है, हम उन वस्तुओं का भी अध्ययन, मतलब कि उन वस्तुओं पर भी अपना ध्यान करते हैं जिनसे हमारा किसी न किसी प्रकार का प्रयोजन होता है। मतलब कि अगर जो हमें किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, उससे हमारा कोई काम नहीं बना, तो हम फालतू में उस पर थोड़ी अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो ऐसी वस्तुओं पर कार्य या फिर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं जिससे हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध होता है। उसके बाद है हमारा परिवर्तनशीलता।
तो अवधान जो होता है वो अस्थिर तथा चंचल प्रकृति का होता है। कठिनता से ही एक वस्तु पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है। बल्कि हम लोग ना कभी थोड़ी देर अगर कोई चीज़ हमें नहीं मिल रही तो हम उसके लिए ज़्यादा तत्पर होते हैं। जब वो चीज़ हमारे पास होती है, हम उसको थोड़ा सीख जाते हैं, तो हम लोग उसको हटा देते हैं कि चलो अब दूसरी चीज़ करते हैं। तो इसीलिए जो अवधान है उसमें परिवर्तनशीलता की विशेषता देखी जाती है। उसके बाद देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है, अवधान में सहायक दशाओं का वर्णन कीजिए। या फिर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, अवधान केंद्रित करने में सहायक बाह्य एवं आंतरिक दशाओं का वर्णन कीजिए। बल्कि जो अवधान है उसमें दो दशाएं होती हैं, एक होती है बाह्य दशा, एक होती है आंतरिक दशा। तो जो है अवधान की दशाएं क्या होती है, सबसे पहले ये देखें। तो अवधान का केंद्रीकरण किस प्रकार होता है, अथवा वे कौन कौन सी दशाएं हैं जो अवधान केंद्रित करने में सहायक होती हैं। इन प्रश्नों के लिए हमें उन दशाओं का अध्ययन करना होगा जो कि अवधान केंद्रित करने में सहायक होती हैं। तो जो ये दशाएं होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती है बाह्य दशाएं और एक होती है आंतरिक दशाएं। तो सबसे पहले हम लोग कौन सी देखेंगे कि अवधान केंद्रित करने की बाह्य दशाएं। जो बाह्य दशाएं होती हैं वो क्या होती हैं, तो अवधान केंद्रित करने की बाह्य दशाएं निम्नलिखित हैं। अवधान केंद्रित करने में सहायक बाह्य दशाओं के अंतर्गत जिन कारकों को सम्मिलित किया गया है उनका संबंध मुख्य रूप से बाह्य वस्तुओं से होता है। जैसे कि पहला है हमारा स्वरूप। तो स्वरूप के अंतर्गत क्या देख सकते हैं हम लोग, अवधान का केंद्रीकरण उद्दीपन की प्रकृति या स्वरूप पर निर्भर करता है। छोटे बालक चटकीले रंग वस्तुओं की ओर आकर्षित होते हैं। जिन पुस्तकों में रंगीन चित्र होते हैं उसमें बालक का ध्यान अधिक लगता है। तो क्या होता है, स्वरूप भी बहुत मायने रखता है। जैसे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या चीज़ पसंद आती है, कोई अच्छा सा टॉय होता है जो कि बहुत ही चमक रहा होता है, या फिर जिससे आवाज़ निकल रही होती है, या फिर इसमें लाइट वगैरह जल रही होती है, तो उन्हें वो ज़्यादा टॉय अच्छे लगते हैं। बल्कि ऐसे ही सिंपल टॉय के इसी टाइप से उनको कोई बुक मिल रही है तो जिसमें ज़्यादा बल्कि वो सब बने होंगे, कार्टून वगैरह बने होंगे, तो वो लोग उस बुक को ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। जो रिटन बुक होती है उसको कम पढ़ते हैं। उसके बाद है आकार। तो अधिक या बड़े आकार की वस्तु की ओर हमारा ध्यान शीघ्र जाता है। अखबारों के प्रथम पृष्ठ पर किसी मुख्य समाचार को मोटे मोटे अक्षरों में इस कारण छापा जाता है ताकि जो बड़े बड़े विज्ञापन के पोस्टर हैं, बल्कि आपने देखा होगा जो आकार पर भी जो हमारा अवधान होता है वो केंद्रित होता है। जैसे कि कोई बड़ी चीज़ है तो उस पर हमारा फोकस बहुत ही जल्दी जाता है अपेक्षा किसी छोटी चीज़ के लिए। जैसे कि अखबार को आप एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं। जो न्यूज़पेपर होते हैं वहाँ पर जो आर्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े तरीके से छापे जाते हैं ताकि हमारा फोकस तुरंत ही जाए उस पर। उसके बाद आ जाता है गति। इसमें क्या होता है, स्थिर वस्तु की अपेक्षा गतिशील या चलती हुई वस्तु की ओर जो है अवधान बहुत ही तेज केंद्रित होता है। जैसे कि बैठे हुए मनुष्य की ओर हमारा ध्यान की बाह्य दशाएं हैं नहीं जाती हैं, परंतु सड़क पर दौड़ता मनुष्य हमारा ध्यान आकर्षित कर लेता है। तो ऐसा होता है ना, कोई जो है बैठा होता है व्यक्ति तो उसको हम नहीं देखते, लेकिन अगर कोई दौड़ के जा रहा होता है तो सोचते हैं अरे अरे क्यों दौड़ के जा रहा है, या फिर कुछ इस टाइप से। तो ये सारी कुछ बाह्य दशाएं होती हैं। अब हम लोग देखेंगे कि आंतरिक दशाएं कौन सी होती हैं। तो जो पहली है वो है अभिव्यक्ति। ये हमारे अंदर से निकलती है। जैसे कि जिन वस्तुओं में हमारी अभिव्यक्ति होती है प्रायः उन वस्तुओं पर हमारा ध्यान अधिक आकर्षित होता है। दूसरा है रुचि। तो जिसमें हमारी रुचि होती है उन वस्तुओं में हम अधिक ध्यान देते हैं, उन वस्तुओं को हम ज़्यादा सीखना चाहते हैं। उसके बाद है मूल प्रवृत्तियाँ। मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती है, जो कि हमारे जन्म से होती हैं, जो हमारी मूल प्रवृत्तियाँ कहलाती हैं। जैसे कि ध्यान को केंद्रित करने में मूल प्रवृत्तियों का योग रहता है। जैसे कि रोमांटिक उपन्यास या फिर कहानियाँ, किशोर किशोरी मूल प्रवृत्तियों का ध्यान सामान्य पुस्तकों की अपेक्षा अधिक लगता है। साबुन, पाउडर, तेल आदि के विज्ञापन पर स्त्रियों के लिए चित्र इसी उद्देश्य से लगाए जाते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि जो ये सब होती है स्टोरीज़ वगैरह होती हैं या फिर टॉयज़ वगैरह होती हैं, या फिर ये सब ऐसी चीज़ें जिन पर हम लोगों का ध्यान खुद ही चला जाता है। जैसे कि ये जो साबुन हो गया, पाउडर हो गया, ये सारी चीज़ों पर आपने देखा होगा हमेशा लेडी के ही चित्र बने होते हैं ताकि जो है उनको जल्दी से फोकस जाए कि हाँ इसको लगाने से ऐसा होता है, तो वो लोग जल्दी इसको सब फोकस करते हैं, इसीलिए ये सब होता है। तो आई होप आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा। मतलब कि ये जो क्वेश्चंस है ये समझ में आए होंगे। इसी चैप्टर के इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इन्हीं में से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।